अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तबीयत सेहत कैसी है आपकी? जी, ठीक। क्या चल रहा है आजकल? आजकल एमएस चल रहा है, और उसके साथ उसके साथ पहले वेले एमएस कहाँ से कर रहे हो आप? नस्ट से तो नस्ट में कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। अच्छा, तो क्या स्कोप है उसका? क्या स्कोप है यार? मेरा जो अभी रिसर्च पे काम चल रहा है वो है बायोसेंसर्स पे। उसमें हम बायोसेंसर्स को डेवलप करते हैं। यूजली बायोसेंसर्स का आपको पता ही होगा, जैसे जो ग्लूकोज मीटर होते हैं, अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो वो जो मीटर के ऊपर चिप लगी होती है उसको हम बायोसेंसर बोलते हैं। तो हमारा काम ये है कि हमने उसकी एक तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, नंबर दो उसका जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ानी है। तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि उस चीज़ को आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को चेक करने के लिए भी पानी के अंदर या ड्रिंकिंग वाटर के अंदर या ड्रग्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यार वो हम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उससे स्केजुअल लाइफस्टाइल सेम है या डिफरेंट है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। कैसे बताएंगे कुछ? डू यू वांट टू शेयर समथिंग नेस्टी? यार बहुत फ़र्क है, करिकुलम का फ़र्क है, उसके अलावा टीचर्स का फ़र्क है। यहाँ पे मतलब जब हम बीएस में थे यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर में, तो हमारे जो मोस्टली विजिटिंग टीचर्स थे वो एमएस वाले थे। अभी पीएचडी वाले कोई एक दो ही आए होंगे। तो अभी तक मैंने वहाँ पे फ़िलहाल तो कोई विजिटिंग टीचर नहीं देखा। जितने भी स्टाफ है वो सारा पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट है। और उसके अलावा एक चीज़ और भी वहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे हमें बीएस के लास्ट सेमेस्टर में कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से भी काम नहीं करवाया जाता। वहाँ पे इस चीज़ का वो ट्रेंड है कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से काम करवाया जाता है और आप उसको अपने किसी वेल रिप्यूटेड आर्टिकल में पब्लिश भी कर सकते हो। तो इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मतलब इसमें कितना आपका इन्वॉल्वमेंट होता है इंस्टीट्यूशन का, कॉन्फिडेंस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये होता है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, मतलब वो स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी होती है। आपकी क्लासेस के साथ साथ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी सुपरवाइजर के पास जाके उनके साथ अगर आपका अपना भी आइडिया वो शेयर कर लें, अदरवाइज आपको सुपरवाइजर अपना आइडिया दे देते हैं। तो आपने उसके ऊपर काम करना होता है अपना। और इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा टाइम में से उसके ऊपर काम करते हैं। और फाइनेंसिंग में ये आ जाता है कि यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट को 10,000 रुपये पे करती है एक सेमेस्टर का या पूरे प्रोजेक्ट का। लेकिन ये है कि जो मोस्टली इक्विपमेंट है वो हमें इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है, तो वो जो फंड्स होते हैं वो ऐसे यूज़ नहीं होते। दूसरा ये है कि सुपरवाइजर्स के पास एनआरपीयूज होते हैं, नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो उसके पैसों से भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स आ रहे होते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन आ रही होती है, तो ऐसा फंडिंग का कोई इशू नहीं है। यार हम ये देखते हैं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर नस्ट के स्टूडेंट्स हो गए, लम्स के स्टूडेंट्स हो गए, इनकी तरफ से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेशनल वाइड पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन हमारी जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हमने पहले बीएस कर रखी है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो इसकी बेसिक रीज़न क्या है? मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब फिनांसिंग या फैकल्टी या इन्वायरमेंट, इसमें क्या ऐसा रीज़न है? डिफरेंस कहाँ आता है? इसमें कॉन्फिडेंस या फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी को या हर डिपार्टमेंट को अपना फाइनेंस दिया जाता है। इवन दो जो हमारे यहाँ पे हमने बीएस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर में, उनके सुपरवाइजर भी चाहें तो वो एचईसी से अपना एनआरपीयू अप्रूव करवा सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू द सुपरवाइजर। तो दूसरा ये होता है कि हमारा एक प्रॉपर मैकेनाइज्ड सिस्टम है वहाँ पे नस्ट में। हमारा वहाँ पे आरआईसी डिपार्टमेंट है पूरा, और जितनी भी हमारी पोस्ट आती हैं या मतलब जितने भी इवेंट्स आ रहे होते हैं तो हमें वाया प्रॉपर चैनल आ रहे होते हैं। और देयर आर टीचर्स या प्रोफेसर्स जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया होता है एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और उनका काम ये होता है कि उन्होंने वो काम करना होता है या करवाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि नस्ट के बाहर लम्स में या किसी और यूनिवर्सिटी में, नस्ट के अंदर भी डेली कोई 1 से 2 इवेंट हो रहे होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि सुपरवाइज़र की अपनी भी वो ख्वाहिश शामिल होती है कि आया हम अपने प्रोजेक्ट को या जो काम हमने किया है उस चीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करें या ना करें। तो ये इसमें मुझे एक बात आप बताएं, एनवायरनमेंट कैसा है यूनिवर्सिटी का? मेरे एनवायरनमेंट से मुराद एक एस्पेक्ट नहीं है, सारे एस्पेक्ट हैं इसके अंदर। यार यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जो टिपिकल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का हाल है कि लड़का लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते, या अगर बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे पूरी करा के गार्ड गुजरे होते हैं, स्टाफ गुजरा होता है। इवन दो कि आपको ये भी पता होगा कि एक टीचर ने आपको नॉमिनेट भी किया था कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा ये सीन नहीं है।
क्लास के अंदर आप डेकोरम मेंटेन करें, अपने लेक्चर्स लें, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में टीचर आपको पढ़ाते हैं। क्लास से बाहर यू आर इंडिविजुअल एंड टीचर इज आल्सो इंडिविजुअल। तो हर बंदा अपने उसके अकॉर्डिंग मतलब डेली। यार मैं ना जो पूछना चाह रहा हूँ ना वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखो जब एफएससी लेवल पे जाते हैं ना तो इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है बंदे का, ठीक है। जब हम बीएस लेवल 4 साल के बाद जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं इस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आम बंदे के जहन में यूनिवर्सिटी को लेके एक तासुर आता है। देखो मैं अब आपको ना टोटली एक नॉर्मल बात, मैं जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकला ना तो मुझे लोग थोड़ा सा डिफरेंट परसीव कर रहे थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के साथ ही मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता था, जी कितों पढ़ के आए जी, मैं कि जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी का नाम सा लगता है ना, लोग एजुकेशन को ज़रा साइड पर रख लेते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अभी आपने आईयूबी का रिसेंट इंसिडेंट सुना होना है जो जून जुलाई में आया। यार लोधरा शहर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उस इंसिडेंट के बाद अपने बच्चों को उन्होंने दाखिल ही नहीं कराया, बैठे हैं घर पे। तो इस बारे में मैंने आपसे ये बात पूछी है कि बेसिक इन्वायरमेंट के वो कैसे परसीव किया जाता है। अगर बाहर से तो कुछ और है ना, मिथ जो भी है, अजम्पशंस हैं, इन रियलिटी में क्या है? यार इन रियलिटी में मतलब हमारे एक सुपरवाइज़र होते थे डॉक्टर जमालुद्दीन। तो जब हम बीएस में वो हमसे पूछते थे आगे आपने एमएस में कहाँ एडमिशन लेना है, तो हम अगर उनसे कह देते थे नस्ट में जाना है या लम्स में जाना है या प्यास में जाना है, तो वो कहा करते थे कि तुम लोगों का वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। एक तो मिथ ये है। यार ये पुरानी बात इसलिए छेड़ रहा है कि तूने ना वो चैलेंज लिया था दिमाग में और एक बार नहीं 2 बार एडमिशन तेरा हुआ। इसमें चैलेंज का मसला नहीं है, मतलब लोग ये हंसा क्यों है अभी? लोग ये समझते हैं कि पता नहीं जैसे नस्ट है या लम्स है बहुत हाई फाई या हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आईयूबी में इंसिडेंट हुआ था, तो टू बी ऑनेस्ट ऐसे इंसिडेंट ऑलमोस्ट हर जगह पे हो रहे हैं। यार वो तो स्कूलों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, मेरा भी यही पॉइंट है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में बल्कि स्कूल कॉलेजेस ऑफिस हर जगह ही ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो लग जाता है। लो वो 55,000 वीडियोस का तो कोई अभी तक वो नहीं मिल रहा, प्रूफ नहीं मिल रहा। लेकिन बात ये है कि हमारे पेरेंट्स को भी मतलब अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर कोई बंदा उनको ऐसे गलत नज़र से अप्रोच कर रहा है, गलत नीयत से अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों को इतनी एजुकेशन है, इतनी आपके साथ उनकी दोस्ती होनी चाहिए कि वो आपको बता सकें या कन्वे कर सकें कि फलाने बंदे ने मुझे इस नज़र से अप्रोच किया है, तो वो उस चीज़ को टैकल कर सके। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मोबाइल ऐप ही डाउनलोड लॉन्च की है फीमेल्स के लिए, तो डेट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़। बेसिक इसमें ना पॉइंट है कि आपने अभी कहा था कि जी हमारे टीचर ने हमें बोला था कि आपका उन जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो पाना, उन्होंने किसी ना किसी वजह से कहा होना है, वो वजह क्या है? और आपको जाके वो वजह वाकई नज़र आई थी कि नहीं, आपको लगा कि नहीं यार? मुझे ऐसा तो ये वजह नहीं पता कि उन्होंने क्यों बोला था, लेकिन लोगों के लिए नस्ट ऐसे ही है जैसे हमारे लिए आगा खान है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आगा खान होता है कि एक वेल रिप्यूटेड हमारे पास एक कॉलेज है या नाम है जहाँ पे लोग जाने को तरसते हैं। और दूसरा नस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये नहीं है कि उनकी बिल्डिंग्स अच्छी हैं या वो सब तो अच्छा है ही है, लेकिन उसके अलावा जो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देते हैं वो बहुत अच्छी है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये है कि एक तो आपके पास फुल फैसिलिटीज़ हैं, देयर प्रॉपर जिम्नेजियम्स, ग्राउंड्स, और आपको कायदा ट्रेनर दिए जाते हैं एक बहुत सी नॉमिनल फीस के अंदर। आपने जिम में जाना है, जिम की 1000 रुपये फीस है, उसमें आपको ट्रेनर दिया जाता है, और वही जिम की फैसिलिटी अगर आप किसी इस्लामाबाद में किसी अच्छे जिम में जाएं आपसे 15,000 से 20,000 से लेंगे। सिमिलरली जो हमारे पास स्विमिंग पूल है उसका भी यही हिसाब है कि उसके अंदर जकूजी है और 3 डिफरेंट तरह के पूल उसके अंदर बनाए हुए हैं, और आपको 7 स्टाफ दिया जाता है जो आपको ट्रेन करता है। उसके अलावा आप सैडल जंप में आप हॉर्स राइडिंग भी सीख सकते हैं, उसकी भी इकोनॉमिकल सी फीस है, 1500 रुपये पर मंथ है, 1000 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये चीज़ ऐसे है कि अगर आप बच्चों को एंटरटेन करते हैं, मतलब उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, ऑब्वियसली कि लोगों का शौक या रुझान बढ़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग बाहर किसी लोगों को बताते हो यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, वो एक ही एस्पेक्ट से क्यों देखते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वो एक एस्पेक्ट मुझे पता है। एक एस्पेक्ट क्या अब कहना चाहते हैं? आपने शुरुआत में बात की थी कि गार्ड जो है वो गंदी नज़र से देख रहा होता है। यार इसमें माहौल का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, इस्लामाबाद के माहौल में और हमारे साहिवाल के माहौल में बहुत फ़र्क है। किसका साफ सुथरा माहौल है?
इस्लामाबाद। अच्छा, अब इसे डिफाइन करें। माहौल से मतलब क्या तुम डिफाइन करना चाह रहे हो? जो आपने शुरू में बात की थी, मैं उसी को ही वो पूछना चाह रहा हूँ। कि गार्ड तुम्हें ऐसे नजर से देख हाँ, ऐसे नज़र से देख रहे हैं, और वो किस बेस पे देख रहे हैं, किस बेस पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है वो पाबंदी लगा रहा होता है। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऐसे पाबंदी नहीं लगा रहा होता। ठीक है, यूनिवर्सिटी को डर होता है कि मतलब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कोई मिसहैप ना हो जाए, जैसे आईयूबी में हुआ, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी स्टाफ है, तो इसलिए दे आर प्रिकॉशियस। लेकिन इस चक्कर में वो बच्चों पे इतना प्रेशर डाल रहे होते हैं कि बच्चे मतलब बागी हो जाते हैं कि आपने ये ऐसे नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो जब आप एक बच्चे को किसी काम से रोकेंगे, हालांकि उसकी वो नियत ना भी हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अर्ज पैदा हो जाती है कि आई हैव टू डू दिस, कि मैं ये करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या चीज़ है। तो ये आपको डिफरेंस दो यूनिवर्सिटीज़ में किस में ज़्यादा ख़राब नज़र आया है? नस्ट में नज़र आया या इधर आपको? ये नस्ट में बहुत ओपन एटमॉस्फेयर है। ओपन से मुराद ये है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है, लेकिन आपके पास चेक एंड बैलेंस हर वक्त हो रहा होता है। देयर सिक्योरिटी कैमरास जो आपको 24/7 मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी QRF फोर्स है, वो क्या नाम है, वक्तन फ़वक्तन ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से रात कोई 11 बजे कर्फ्यू टाइम ख़त्म होता है। इस सारे टाइम के दरमियान वो राउंड कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एनीवन जो अपनी लिमिट्स एक्सीड कर रहा होता है, ही इज़ हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये नहीं है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन थोड़ी नरमी भी है उस एस्पेक्ट के लिहाज से। यार, आप जब लेक्चर्स वगैरह लेते हैं उसका एनवायरनमेंट कितना डिफरेंस देखा है आपने? टीचर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हो गई, बाहर जब आप लैब में जाते हो उस वक्त आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, आपका कोई इशू आ जाता है जिसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है, उस हिसाब से आपके आगे से रिस्पॉन्स कैसा होता है आपका इन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जो 99% ऑफ द हमारे इश्यूज हैं वो हर डिपार्टमेंट खुद रिजोल्व करता है। देयर इज़ अ मेन ऑफिस आपकी सिर्फ क्लियरेंस के वक्त आपके पास जाकर साइन करता है और डिग्री इशू करता है, उसका ये काम है। बाकी उन्होंने 99% ऑफ जो इशू हैं उसका इख्तियार हर डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे मेरी फ़ी है, ये मैंने उसको पे नहीं कर सकता लेट से एक टर्न में, तो मैंने उसको 2 टर्न के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के, फॉर्म अवेलेबल है, उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स फिल करूँगा और वो मैं अपने PA to HOD को सबमिट करवा दूँगा। अच्छा, विद इन 2 to 3 days वो मेरा उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपना के मुझे कन्वर्ट दे देंगे। उसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई इशू हो जाता है, इशू से मुराद ये है कि आपने लेट से कि आपने फ़ी जमा नहीं करवाई या आपका कोई किसी के साथ पड्डा हो गया, तो वो इंस्टीट्यूट हर डिपार्टमेंट के लेवल पे ही रिजोल्व किया जाता है। इसको कभी भी हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं लेके जाया जाता। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आपका वहाँ पे आप हॉस्टल, नस्ट वाले हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, मैं नस्ट के अंदर हॉस्टल हूँ। वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है? यार, नस्ट के अंदर हॉस्टल का ये एटमॉस्फेयर है कि जो यूजली बैचलर्स के हॉस्टल हैं उनमें डबल सीटर, ट्राई सीटर या क्यूबिकल रूम्स हैं। जो हमारे पास MS के हॉस्टल्स हैं इनमें ज़्यादातर हमारे पास सिंगल सीटर्स हैं, और एक हॉस्टल है उसके अंदर हमारे पास डबल सीटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर हम हॉस्टल के एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास जो बैचलर्स के हॉस्टल हैं उनमें हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं ऑलमोस्ट बैचलर्स के, उसमें कम्युनिटी वॉशरूम्स और कम्युनिटी सिस्टम है, मतलब पूरा हॉस्टल एज अ कम्युनिटी रह रहा होता है। लेकिन जब आप MS के लेवल पे आ जाते हैं, हर बंदे को इंडिविजुअल रूम विद अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका ये थोड़ा सा फैक्टर है कि हर बंदे की रूटीन डिफरेंट है, किसी की क्लास मॉर्निंग में हो रही है, किसी की इवनिंग में हो रही है, तो हर बंदा अपने काम को लेके या अपने शेड्यूल को लेके उठता बैठता है, तो आपकी एज सच लॉन्ग से इंटरेक्शन नहीं हो पाती है जैसे आपकी BS में हो रही होती है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो खाना बहुत अच्छा है। दे चार्ज अस अराउंड 425 पर डे। और अगर हम सर्दियों में बात करें तो हमारे रूम में रेडिएटर्स लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई रूम के अंदर आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ख़राब हो गई है या आपने सफाई वगैरह करवानी है या आपकी कोई मतलब जो आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं वो टूट गया है, देयर इज़ अ कंप्लेंट रजिस्टर। आप मैनेजर ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करते हो और विद इन अ डे, मतलब जिस दिन आपने लेट से सुबह 9 बजे आपने कंप्लेन लिखी है तो रात शाम 4-5 बजे तक वो कंप्लेन या इशू जो है वो रिजोल्व कर देते हैं। यार, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सीन है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इस्लामाबाद में ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। एक्सपोजर, यार यहाँ पे हमारे पास ये सीन है कि लोगों को इंटर्नशिप का ऐसा जितना नॉलेज नहीं है। लोग इंटर्नशिप यही समझते हैं कि यार हमने जाना है मुफ्त में काम करके देना अगले बंदे को,
महीने 2 महीने, और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ ऐड हो जाएगी हमारी सीवी में। लेकिन हमारे पास जो नस्ट के लिहाज से देखा जाए वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। देयर आर मैनी कोर्सेज जिसमें जो आपकी इंटर्नशिप है या जो कम्युनिटी सर्विस है उसको एक पूरा सब्जेक्ट दिया जाता है 30 क्रेडिट साल का, और बच्चों ने वो चीज़ पूरी करनी होती है। और इस चीज़ को वो क्या करते हैं कि प्रॉपरली हर टीम एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है, और उसके बगैर आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाती। और अगर आप दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और जो पे स्केल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साहिवाल या सम अदर सिटी। यार ये जो डिग्री की वर्थ हम देखते हैं कि डिग्री इज़ अ पीस ऑफ अ पेपर, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन चेंज होता है तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। इंस्टीट्यूशन के चेंज होने से भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली आप जाते हो, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आपके साथ है, लेकिन आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठे हो तो इंटरव्यू में आपके इंस्टीट्यूशन का नाम काम नहीं कर रहा। लेट्स से आई एम इंटरव्यूअर, मैंने आपसे क्वेश्चन करना है कि यार आपने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है, तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप HPLC कैसे रन करते हैं, तो जब मुझे उसका बेसिक आइडिया ही नहीं है या मुझे TLC रन करने नहीं आती, तो उसमें इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपका जॉब वगैरह के लिए आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं या कहीं भी आगे जाते हैं विदाउट एनी इंटरव्यू, उस टाइम पे यूँ कहते हैं ना कि मतलब यूनिवर्सिटी का जो इम्पैक्ट है हाँ, कि ये यूनिवर्सिटी से है, ऑब्वियसली अच्छा होगा। हाँ, उस चीज़ का इम्पैक्ट तो होता है हर जगह पे ऑब्वियसली। तो इम्पैक्ट इस्लामाबाद में नस्ट का इस लिहाज से है कि 1-2 दफ़ा हम कैब पे वापस आ रहे थे खाना खा के, तो हमारे साथ कुछ एक पेरेंट था और एक शायद जॉबियन था, तो उन्होंने पूछा आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो हमने उसे बताया कि हम नस्ट से हैं ना, तो ही वाज लाइक वाकई यार आप नस्ट से हो, आपका कैसे एडमिशन हुआ? मतलब वो पूछना शुरू हो गया, मैंने भी अपने बेटे को नस्ट में करवाना है, किसी से अकेडमी में भेजूँ। मतलब लोगों के लिए ये चीज़ बहुत है कि दे आर विलिंग टू पे हैवी फीसिस। हालांकि नस्ट में एडमिशन लेने के लिए आपको हैवी फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट जो आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ है आपने जस्ट उसको गो थ्रू करना है एक दफ़ा, एंड यू हैव टू टेक दैट टेस्ट। स्कॉलरशिप बेस पे स्कॉलरशिप का नस्ट के अंदर ऐसा वो सीन नहीं है। देयर आर फ्यू स्कॉलरशिप, मतलब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, या आपको मतलब जो टॉप पोजीशंस होती हैं बीएस में, उसमें आपको कोई 30-40,000 रुपीज़ पहली पोजीशन वाले को, सेकंड पोजीशन वाले को या थर्ड पोजीशन वाले को देते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप का वो कोई सीन नहीं है। और रिसर्च जब आप करते हैं, आपकी तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिसर्च जब आप लैब वर्क करते हैं, लैब वर्क में आपके लिए कितनी ईज़ है और कितना ज़्यादा, मतलब कुछ सामान होता है ना तो वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये क्या इस तरीके से? यार ऐसा है कि बीएस का जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो लैब इक्विपमेंट या केमिकल हैं वो नस्ट अपने फंडिंग से प्रोवाइड करती है, डिपार्टमेंट अपनी फंडिंग से प्रोवाइड करता है। जो एमएस वाले होते हैं दे आर एलोकेटेड 50,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मतलब जो उनकी एमएस की रिसर्च होती है। तो होता ये है कि हमें बहुत सारा सामान या कुछ पार्ट ऑफ जो हमारा लैब वेयर होता है या लैब इक्विपमेंट होता है वो हमें अपने सीनियर से मिल जाता है, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हम अपने रिसर्च फंड से मंगवा लेते हैं। केमिकल्स का भी ऐसा है कि कुछ केमिकल्स हमारे सुपरवाइजर के पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं या कुछ सीनियर्स के पास अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट सुपरवाइजर के पास अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई केमिकल चाहिए, मतलब 1 ग्राम भी सब केमिकल चाहिए तो मैं उससे बोरो कर लूँगा, अगर उनको चाहिए तो वो मेरे से बोरो कर लेंगे। तो ऐसे कोलैबोरेटिव वे में हम रिसर्च करते हैं। और उसके अलावा जो हमें मतलब ज़ाती इस्तेमाल के लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं, मतलब जिसके ऊपर एक टॉपिक है, मतलब मेरा सेलुलोज बेस्ड CFC बेस्ड जो है बायोसेंसर है, तो वो मुझे ऑब्वियसली अपना खुद परचेज करना पड़ता है रिसर्च फंड से। और अगर मेरा रिसर्च फंड कंज्यूम हो गया तो सुपरवाइजर के पास, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया रिसर्च फंड्स चल रहे होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसके पैसों से बहुत सारे हमारे केमिकल्स आ रहे होते हैं। और दूसरा हमें कुछ फ़ायदा ये भी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर MS के लेवल पे आपको पैसे पे नहीं किए जा रहे होते जो आप ऐसे रिसर्च के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमें मतलब पे कर रहे होते हैं। और अभी तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना जो रिसर्च फंड है उसमें ऑलमोस्ट कोई 25,000 यूज़ किया अभी तक, मेरा बाकी 25,000 रहता है जो आपके पास है, लेना है अभी डिपार्टमेंट के पास है। मतलब अगर आपने पैसे इशू करवाने हैं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल। आप सबसे पहले वेंडर से कोटेशन लेते हैं, फिर उस कोटेशन के ऊपर 2-3 वेंडर से कोटेशन लेंगे, जो आपको ज़्यादा सस्ता देगा आप उस कोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर के साइन और स्टूडेंट के साइन होते हैं। फिर आप वो PA को देते हैं, वो आपको एक CRV बना देती है, ठीक है। मीनवाइल आप क्या करते हैं, वेंडर को बोलते हैं कि यार ये सामान जो है हमें डिलीवर कर दो, आपको सामान डिलीवर कर देता है। और आप क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के दरमियान
इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनवाते हैं। देयर इज इंस्पेक्शन कमेटी, वो आपके सारे सामान को चेक करती है कि आपने क्या क्या मंगवाया, किस किस अमाउंट में मंगवाया, उसको वेरीफाई। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मैं जब अपने एरिया में जाता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि केमिस्ट्री जो है वो लड़कियों की डिग्री है, बेसिकली इसका जो स्कोप ख़त्म हो जाता है टीचिंग पे जाके। तो आई नीड अ कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑन दिस, बिकॉज आपको हर जगह पे अगर आप देखना शुरू करें, सेंसेस हो गए, एनालिसिस हो गया, आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, केमिस्ट की ज़रूरत है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। यार ये एक बहुत ज़्यादा मतलब मिसकंसेप्शन पाई जाती है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी। मतलब जिस बंदे को मैं बताता हूँ क्या बेटा आप क्या कर रहे हैं, जी मैं एमएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ, ये इतना ड्राई सब्जेक्ट आपने कैसे चूज़ कर लिया, या ये तो आपका ऐसा मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं है या मिजाज ही नहीं है, तो आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, आपको कैसे समझ आती है। तो एक चीज़ तो ये है, केमिस्ट्री ऐसा जितनी डिफिकल्ट नहीं है लोगों के लिए। वो जो बेसिक हमारी किताबों के अंदर फार्मूलाज दिए हुए हैं, उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा दिया हुआ है। दूसरा ये है कि स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास मतलब एक केमिस्ट बीएस करता है, 4 साल लगाता है, और उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाता है। वही बंदा जो केमिस्ट वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, उसी के जो मद्दे मुकाबिल सर्विसेज है, वो एक लैब टेक्नीशियन जिसने 15 या 20 हज़ार रुपये पे करके एक डिप्लोमा लिया हुआ है, वही सर्विसेज दे रहा है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एक लैब टेक्नीशियन केमिस्ट की मदद तो कर सकता है, लेकिन जो केमिस्ट का काम है वो केमिस्ट नहीं करता है। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में जॉब्स का यही हाल है कि आपको 20-25 हज़ार से आप स्टार्ट करते हो, और जब आप बूढ़े हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो, आप मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार पे पहुँचते हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, रिसर्च पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मेरे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर मुसम्मिर खान, उनको पाकिस्तान में शायद वो पहले या नस्ट के अंदर पहले सुपरवाइज़र हैं जिनको हमबोल्ट स्कॉलरशिप या फेलोशिप अवार्ड हुआ है। और उनका भी इसी मेम्ब्रेन्स पे और पॉलीमर्स पे काम है, बायोपॉलीमर्स पे। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वो फिनलैंड में थे तो उन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एज अ केमिस्ट की जॉब ऑफर हुई थी, आज से कोई 4-5 साल पहले। और उस वक्त उनको अराउंड 5,000 वो पाउंड या यूरो ऑफर कर रहे थे। यूरो मतलब 5,000 यूरो उस वक्त उनको वो ऑफर कर रहे थे। लेकिन अगर वही बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में आया है, उन्होंने पाकिस्तान में 5 साल स्ट्रगल किया है, आज के 15 लाख बनते हैं जी। उन्होंने उस दौर में वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, पाकिस्तान में आगे सेटल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको उतना फीडबैक या आउटकम नहीं मिला। पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में गए हैं, मतलब उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यू दिए हैं 1 साल में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में या नस्ट के अंदर या यूनिवर्सिटी ऑफ वाब में, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो जाता था। कहीं पे सिफारिश है, कहीं पे आपके जानने वाले होते हैं, कहीं पे सीट बिक जाती है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। और अभी नस्ट के अंदर वो कह रहे थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ है तो पहली दफ़ा मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था जब इंटरव्यू दिया है, तो दूसरी दफ़ा उन्होंने दोबारा अप्लाई किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो लेकिन वो एज एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। चलें ठीक हो गया उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। यार मैंने बहुत लंबा इंटरव्यू लेना था, लेकिन ये जो साथ वाले लोग बैठे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो ज़रा अब इनकी भी बारी लगा लेते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।